हेलो एंड वेलकम टू कृष्णा कोचिंग। मैं सचिन गोयल, डायरेक्टर कृष्णा कोचिंग। आज आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक करवाने जा रहा हूं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, और वो क्या है, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट रहा है। कई बुक्स लिखी जा चुकी हैं सिर्फ इसी पॉइंट पर। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी इस रूल की एक्सेप्शन है कि if the if the contract was entered into by a mistake, then the contract is void। ठीक है, कुछ हद तक इस रूल की ये एक्सेप्शन है। किस हद तक है? पूरी तरह एक्सेप्शन नहीं है, मगर कुछ हद तक है। केनेथ ओवन शैटवेल ने इसको बहुत ही खूबसूरती से अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। और होल लॉ ऑफ मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी को अगर हम लिया जाए तो इस पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में कई लॉ, जिसे कहते हैं लॉ के एक्सपर्ट्स ने इस तरह वर्ड्स यूज किए हैं, जैसे इट इज अ कॉमेडी ऑफ एरर्स। कॉमेडी ऑफ एरर्स यानी डिफरेंट डिफरेंट कोर्ट्स ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से अपने पर्सपेक्टिव को सामने रखा है। तो कैसे हम एक डॉक्ट्रिन तक पहुंचे, कुछ प्रिंसिपल्स जो इवॉल्व हुए, उसकी कहानी क्या थी, कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स क्या थी, और क्या था उनका रेशो डेसिडेंडी, हम इसको आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो यही बताऊंगा कि किस तरह से डिफरेंट थ्योरिस्ट्स ने इसको एक्सप्लेन किया है, किस प्रकार के वर्ड्स यूज किए हैं। देखिए कितने खूबसूरत शब्दों में उन्होंने इसके बारे में बात की है, जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। मैं अपनी स्क्रीन आपसे शेयर कर रहा हूँ ये, ठीक है। देखिए क्या वर्ड्स यूज किए गए हैं, ठीक है जी। आपके सामने आ रहा है मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। ये क्वेश्चंस बनते हैं, समझिए क्या लिखा हुआ है। The law of mistake is a comedy of errors। The law of mistake is a comedy of errors। तो कॉमेडी ऑफ एरर्स जैसा वर्ड क्यों यूज किया गया, ठीक है जी। और बताता हूँ, ये देखिए, the law of mistake is full of many contradictory decisions। कई contradictory decisions। The law of mistake is full of many contradictory decisions at the wisdom of which people can laugh। जिस पर लोग हंस सकते हैं। as they do in a comedy। जिस तरह कॉमेडी में लोग हंसते हैं, उस तरह से इसकी जजमेंट्स अगर देखा जाए तो उसको हंसा जा सकता है, whether wise or unwise। अब इसके आंसर को कैसे लिखेंगे आप? Kenneth Owen Shotwell, in his book The Supposed Doctrine of Mistake in Contract, A Comedy of Errors, made this observation। Clear? और चलते हैं आगे। A strict adherence, ये वर्ड्स देखिएगा। A strict adherence of the theoretical consideration that a contract made under mistake as to the identity of parties or of the subject matter is void would lead to absurd result। Do you agree? ठीक है। अब इन दो क्वेश्चन का कंटेंट क्या होगा अगर आपने आंसर लिखना है। ये देखिए, when one of the parties represents himself to be some other person then he really is। जो वो खुद है उसकी बजाय वो कुछ और दिखा रहा है, मैं तो कोई और हूँ। It is called mistake as to identity। Such mistakes are an exception to the general rule that a unilateral mistake does not affect the validity of contract। क्यों? अब A और B दोनों डील कर रहे हैं। A shows that he is not A, rather he is X। अपने आप को X दिखाता है, जिसकी वजह से B और A के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। A B को ऑफर दे रहा है, A बी को ऑफर दे रहा है, पर ऐसे दे रहा है जैसे वो एक्स बनकर ऑफर दे रहा है। ही इज पोजिंग हिमसेल्फ एज एक्स। तो ये क्या कर रहा है? इंपर्सनेशन कर रहा है, ठीक है, धोखा कर रहा है। अब मिस्टेक यूनिलेटरल है या बायलेटरल है, ठीक है। ऑफ कोर्स ए इज नॉट मिस्टेकन। ए नोज जो वो बोल रहा है वो झूठ बोल रहा है,
then who is mistaken? It's B who is mistaken. So this mistake is not bilateral, rather it is unilateral. Only one of the parties is at mistake. फिर भी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड समझा जाता है। रूल ये था, ओनली बायलेटरल मिस्टेक्स मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, मगर यहाँ पर रूल डिफरेंट है। ओनली बायलेटरल मिस्टेक्स मेक एन एग्रीमेंट वॉइड, रूल ये था, लेकिन यहाँ पर रूल ये अप्लाई नहीं हो रहा। यूनिलेटरल मिस्टेक के केस में भी एग्रीमेंट वॉइड हो रहा है, बिकॉज ए वॉज नेवर मिस्टेकन। सच, उसको पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। Such contracts are void. Such contracts are an exception to the rule that a unilateral mistake doesn't affect the validity of the contract. अब एक केस हुआ लेक वर्सेस सिमंस। एक औरत ने एक ज्वेलर को उल्लू बनाया और खुद को पोज किया एज अ वाइफ ऑफ अ वेल्दी कस्टमर और काफी ज्यादा सामान खरीद लिया, और ज्वेलर ने 2 नेकलेसेस उसको ले जाने दिया अप्रूवल बेसिस पर। ठीक है, ओके। कोर्ट ने कहा कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड, ठीक है, और वो वापस लिए जा सकते हैं। ओके, देन जगन्नाथ वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अब देखो, अभी जो हमने केस किया उसमें हु वाज एट मिस्टेक? ठीक है, ओनली द ज्वेलर वाज एट मिस्टेक। द लेडी हु टुक द नेकलेसेस knew that she was lying, वो झूठ बोल रही है। उस वेल्दी कस्टमर की वाइफ होने का वो सिर्फ नाटक कर रही है। तो मिस्टेक पर तो सिर्फ जे है, ज्वेलर, मगर यूनिलेटरल मिस्टेक है, फिर भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ वॉइड। जगन्नाथ वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। अ पर्सन कॉल्ड एस, एक आदमी था एस, अ ब्रदर ऑफ द प्लेंटिफ रिप्रेजेंटेड हिमसेल्फ टू बी द प्लेंटिफ। ठीक है जी, एक आदमी ने अपना भाई के नाम पर कॉन्ट्रैक्ट ले लिया and thereby induced a government agent to contract with him. Court held the contract to be void. अब इसमें भी एक ए है एक बी है, इन्होंने गवर्नमेंट एजेंट से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। बी ने किया और उसको ये दिखाया कि मैं ए हूं, जबकि ए और बी भाई थे। ठीक है, तो भाई के नाम पर एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया गवर्नमेंट एजेंट से, कॉन्ट्रैक्ट वाज वॉइड। अब यहाँ पर यूनिलेटरल मिस्टेक है, बी को तो पता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। इसको जब हम स्टडी करते हैं तो हम किस तरह से स्टडी करते हैं, ये देखिए। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी कैन बी स्टडीड अंडर 2 हेड्स, पार्टीज नॉट इंटरप्रेजेंटर्स और पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स। लॉ बदल जाता है जब दोनों पार्टीज एक दूसरे के आमने सामने हो, तब लॉ कुछ और कहता है। और अगर parties are at a distance, means parties not interpreters, तो law कुछ और है, और parties are in presence of each other तो law कुछ और है। अब if parties are not interpreters तो 3 केस आते हैं, बोल्टन वर्सेस जोन्स, कंडी वर्सेस लिंडसे और फिलिप्स वर्सेस ब्रुक्स। और सॉरी, सिर्फ 2 ही आते हैं, इसमें 3 केसेस आते हैं, इसमें 2 केसेस हैं। क्लियर? अब हम इसी को स्टडी करेंगे। ये देखिए, अब हम क्या स्टडी कर रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट व्हेन पार्टीज आर नॉट इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, फिर कानून क्या कहता है, और नॉट इंटरप्रेजेंटर्स के ये 2 केसेस के बाद फिर हम क्या करेंगे, पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स, इफ पार्टीज आर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर। क्लियर? ये सेकंड पॉइंट हो गया, इसमें 3 केसेस करेंगे, और ये फर्स्ट पॉइंट है जिसमें 2 केसेस करेंगे, इसमें 2 केसेस है। और कौन से? एक है कंडी वर्सेस लिंडसे, ये देखिए, कंडी वर्सेस लिंडसे और बोल्टन वर्सेस जोन्स। ठीक है जी, अब बोल्टन वर्सेस जोन्स का केस हम पहले स्टडी करेंगे। इसमें क्या है समझिए। जोन्स एक बिजनेसमैन था जो कि बिजनेस डीलिंग्स किया करता था किसे? ब्रोकलहर्स्ट से। ब्रोकलहर्स्ट से रेगुलर लंबे समय से डील करता आ रहा था जोन्स ने एक ऑर्डर दिया ब्रोकलहर्स्ट को कुछ गुड्स मंगवाने के लिए। क्लियर?
और तब तक ब्रोकलहर्स्ट अपना बिजनेस सेल कर चुका था बोल्टन को। बोल्टन के पास ऑर्डर पहुंचा और बोल्टन ने माल भेज दिया। जोन्स ने उस सामान के पैसे देने से मना कर दिया। ठीक है जी। कोर्ट ने कहा देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट इज वॉइड। फिर से बता रहा हूं, जोन्स जो है वो किससे डील करता था? ब्रोकलहर्स्ट से। मैं कलर चेंज कर देता हूँ यहाँ। जोन्स जो है वो किससे डील करता था? ब्रोकलहर्स्ट से। पर जोन्स को पता भी नहीं था कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस सेल कर दिया है। जोन्स को पता भी नहीं था कि ब्रोकलहर्स्ट ने अपना बिजनेस सेल कर दिया है। किसको? बोल्टन को। जोन्स ने ऑर्डर दिया था ब्रोकलहर्स्ट को, जो ऑर्डर मिला किसको? बोल्टन को, और बोल्टन ने सीधा माल भेज दिया, यानी एक्सेप्टेंस बाय कंडक्ट। जोन्स ने गुड्स को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। समझ में आया? उसने कहा मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूंगा, आई विल नॉट पे फॉर द प्राइस। कोर्ट ने कहा देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ऑफर किसको दी गई थी? किसको दी गई थी? ब्रोकलहर्स्ट को। ओनली ब्रोकलहर्स्ट कुड एक्सेप्ट द ऑफर, सो इट इज नो कॉन्ट्रैक्ट। ओके, आगे चलते हैं। कंडी वर्सेस लिंडसे, वेरी नाइस केस। इसमें क्या हुआ? जो प्लेंटिफ है, जिसने केस किया है, ठीक है जी, उसको एक ऑर्डर मिला। ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें प्रैक्टिकल पोजीशन बना के ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? प्लेंटिफ के पास एक ऑर्डर पहुंचता है रिटर्न में, ठीक है, और एक फ्रॉडुलेंट मैन उसको ये ऑर्डर दे रहा है। फ्रॉडुलेंट मैन का नाम है ब्लैंकान। ठीक है जी। और इस फ्रॉडुलेंट मैन ने, ब्लैंकान ने, अपना जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो जिस गली में किया है, जो एड्रेस है, ठीक है, वो उसने उस पर लिखा, और लिखा है ब्लैंकान एंड कंपनी 37 वुड स्ट्रीट। जबकि उसी गली में, ठीक है, देयर वाज अ रिस्पेक्टेबल फर्म आल्सो, और उसका नाम था ब्लैंकी रॉन एंड कंपनी। देखिए कितना छोटा सा फर्क है। एक तरफ है ब्लैंकी रॉन एंड कंपनी, और दूसरी तरफ है ब्लैंकान एंड कंपनी। ये काफी सिमिलर नेम्स है। अब जो ब्लैंकी रॉन है ये रेपुटेशन में बहुत अच्छी है, जबकि ब्लैंकान जो है ये आदमी जो है फ्रॉडुलेंट है। क्लियर? और एड्रेस सेम है, मींस वुड स्ट्रीट, एक ही गली में है। तो there was a respectable firm named Blanky Ron and Company in the same street. Plaintiffs, believing in the respectable firm, supplied a large number of handkerchiefs. तो जो कंपनी थी उन्होंने ये सोचा हम माल किसको भेज रहे हैं? रिस्पेक्टेबल फर्म को, ठीक है, जिसकी काफी गुडविल थी, ठीक है, और ब्लैंकी रॉन को भेज रहे हैं। पर माल पहुंच गया किसके पास? ब्लैंकान एंड कंपनी, वुड स्ट्रीट। इसने फटाफट उस माल को आगे रीसेल कर दिया। ठीक है जी। और किसके पास पहुंच गया? डिफेंडेंट दुकानदार के पास वो हैंकर चीफ पहुंच गया। ठीक है जी। ब्लैंकान को डिस्पोज ऑफ कर दिया, डिफेंडेंट के पास आ गया, और डिफेंडेंट ने इन गुड फेथ उस माल को खरीद लिया। ठीक है। कोर्ट कहती है कि बाद में उसने सामान वापस मांग लिया। कोर्ट हेल्ड दैट कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ब्लैंकान एंड द सप्लायर वाज वॉइड, क्योंकि इनके बीच में कभी भी कंसेंसस एट इडेम हुआ ही नहीं। क्लियर? और द डिफेंडेंट्स वर बाउंड टू रिटर्न, जिसने गुड फेथ में माल खरीदा था, द डिफेंडेंट्स वर बाउंड टू रिटर्न द गुड्स टू द प्लेंटिफ्स। हालांकि ये लोग पैसे दे चुके थे किसको? ब्लैंकान एंड कंपनी, द फ्रॉडुलेंट कंपनी को। क्लियर? तो और माल भी वापस देना पड़ा। यहाँ पर ये जजमेंट आई, इट वाज सिवियरली क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दिस इज टेक्निकली राइट बट जस्टिस इज डिनाइड। गलत तो हुआ डिफेंडेंट के साथ, उसने पैसे भी पे कर दिया, कॉस्ट भी पे की है, ब्लैंकान पैसे ले गया, और इसको अपने सामान को रिटर्न भी करना पड़ गया। और किसको सेफगार्ड कर दिया गया? उस इंसान को जो
जो क्या कर रहा था, नेग्लिजेंस कर रहा था। उसने ध्यान से पढ़ा ही नहीं कि जहां से ऑर्डर आया है उसका स्पेलिंग क्या है, ब्लैंकी रॉन्ग स्पेलिंग लिखी हुई है या ब्लैंकान स्पेलिंग लिखी हुई है। तो नेग्लिजेंट मैन को सहना नहीं पड़ा, बल्कि जो विजिलेंट इंसान है उसको सहना पड़ गया। नुकसान में विजिलेंट इंसान रहा, जबकि लॉ स्टैंड्स विद दोज हु आर विजिलेंट एंड नॉट and law doesn't stand with those who are slipping over their rights or who are negligent। तो ये कुछ हद तक रॉन्गली डिसाइडेड केस था। फिर क्यों कोर्ट ने ऐसा फैसला दिया, वो टेक्निकली समझिए क्यों। क्योंकि जब एक्सेप्टेंस दी गई थी, तब जिसने एक्सेप्टेंस दी है प्लेंटिफ ने, उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है, ठीक है, जो ऑफर उसे ब्लैंकी रॉन एंड कंपनी, जो ऑफर उसे ब्लैंकी रॉन एंड कंपनी से आई थी, ना कि इसने उस ऑफर को हाँ किया है जो कि ब्लैंकान एंड कंपनी की तरफ से आई है। क्लियर? बस क्योंकि it was a consent obtained by mistake, therefore the contract was void। okay, or the negligent person was not made to suffer, rather innocent consumers suffered। there can be a mistake of, हाँ इसमें एक और टेक्निकल पॉइंट है, ठीक है, वो अभी बताता हूँ। there can be a mistake of identity only when a person bearing a particular identity exists within the plaintiff's knowledge। अगर प्लेंटिफ की नॉलेज में है कि कोई ऐसी पार्टी है, ठीक है, सेम नाम वाली, ठीक है, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट जो होगा, ओके, देयर कैन, तभी ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा, तभी इसको मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी माना जाएगा। अब एंसन अपनी बुक में इसके लिए क्या कहता है, द पर्सन कॉन्ट्रैक्टिंग, जो फायदा लेना चाहता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड डिक्लेयर किया जाए, the person contracting must prove not merely that he didn't intend to contract। ना सिर्फ उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं तो कॉन्ट्रैक्ट करना ही नहीं चाहता था, ठीक है, उस इंसान के साथ, ठीक है, जो कि एपरेंट है, with whom the apparent contract was concluded, but also that there was a third identified person with whom he did intend to contract। ना सिर्फ उसको ये प्रूव करना पड़ेगा कि मैं इस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था जिसके साथ एग्रीमेंट साइन हो गया है, बल्कि ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि मैं उस इंसान के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता था जो उस समय मेरे दिमाग में चल रहा था, जिसको सोचकर मैंने हाँ बोला। ठीक है, तो इस तरह से इफ कंडी वर्सेस लिंड से, thus in कंडी वर्सेस लिंड से, if Blancan and company was to be a non-existent and a fictitious firm, the contract will not be void but only voidable। ओके, अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। ये तो वो था पार्टीज जब बाय पोस्ट डील कर रही थी, पार्टीज नॉट इंटरप्रेजेंटर्स। अब हम करेंगे इफ द पार्टीज आर इंटरप्रेजेंटर्स, कि अगर एक दूसरे की प्रेजेंस में है दोनों पार्टीज, फिर क्या होगा, बड़ा मजा आएगा। चलो चलते हैं आगे। अब हम इसमें 3 केस लॉज डिस्कस करने वाले हैं। ये कौन कौन से केस लॉज हैं, ठीक है, ये आपके सामने है, ठीक है, देखिए, these are Phillips versus Brooks, very interesting case, Ingram versus Little, ठीक है, और फिर Lewis versus Avery। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले Phillips versus Brooks Limited 1919, इसके जज थे जस्टिस हॉरिज। जस्टिस हॉरिज क्या कहते हैं, a man called North, आदमी का नाम है नॉर्थ, he selected some pearls worth 2,550 pounds and a ring worth 450 pounds। मैं कहानी समझाता हूँ पढ़ने के बाद में, समझो। एक आदमी, there was a man, ठीक है, he went to a jewelry shop, वो एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है, ठीक है, और वहां पर उसने 2 चीजें पसंद की, ठीक है, एक तो कुछ महंगे पर्ल्स पसंद किए और दूसरा एक रिंग पसंद की, ठीक है। 450 पाउंड की रिंग थी और 2550 पाउंड के पर्ल्स थे। और फिर जब ये रेट तय हो गया और अलग कर लिया, अच्छे अच्छे पर्ल्स उसने अलग कर लिए, और बाद में उसने ये अपनी चेकबुक निकाली, ठीक है, और जैसे ही उसने चेक साइन किया, ठीक है,
और हैंड ओवर किया, ठीक है, आगे से दुकानदार ने कहा सर हम चेक पर आपको माल नहीं दे सकते, ठीक है, चेक बाउंस हो गया तो, ठीक है जी, तो वी कैन नॉट गिव यू दीज आर्टिकल्स ऑन चेक, हम तो कैश पेमेंट पर ही माल देते हैं। इस पर उस आदमी ने कहा क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? ये जो आदमी जो खरीदार गया था ये कहता है डू यू नो आप किससे बात कर रहे हैं? ठीक है, आई एम, अपना नाम बता, आई एम सर जॉर्ज बिलो। ये नाम सुन के एक बार वो आदमी सकते में आ गया, कहता ओ सॉरी सर, अगर आपको हमारी बात बुरी लगी बट दिस इज रूल। कहता नो प्रॉब्लम, यू डू वन थिंग, आप ये चेक रखो और पल्स को भी रखो, ठीक है जी, सब सामान भी रखो और चेक भी रखो, जब जब आपको यकीन हो जाए कि पैसे आ गए हैं आपके अकाउंट में, जब मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाए तब मैं आपकी दुकान से सामान ले जाऊंगा। टू दिस थिंग द ज्वेलर एग्रीड, और उसने कहा ओके यस। उसने जो फोन नंबर अपना बताया वो उन्होंने टेलीफोन डायरेक्टरी से चेक भी कर लिया, इससे उन्हें पक्का पता चल गया कि यही है सर जॉर्ज बुलो, ठीक है जी। और फिर जब वो दुकान से निकलने लगा तब वो कहता है मेरी वाइफ का बर्थडे है और मैं ये रिंग जो है उसको एज बर्थडे गिफ्ट, सरप्राइज गिफ्ट देना चाहता हूं, जब तक आपके अकाउंट में पैसे आएंगे और फिर आप मुझे दोगे तब तक वो बर्थडे की रात तो निकल जाएगी, तो सारा प्लान खराब हो जाएगा। इस पर दुकानदार को लगा कि इसने जो अपना नाम बताया, एड्रेस बताया, फोन नंबर बताया वो भी हमने चेक कर लिया है टेलीफोन डायरेक्टरी से, और इज्जतदार आदमी लग रहा है, इतने अच्छे से बात कर रहा है। उसने कहा ओके सर यू कैन टेक द रिंग। इस आदमी ने रिंग उससे ली और पड़ोस के ही एक और सुनार को वो रिंग जो है दे दी, प्लेज कर दी, और 350 पाउंड्स पैसे उससे ले लिए, ठीक है। और उस इंसान ने, दूसरे ज्वेलर ने, ठीक है, नॉर्थ टुक अवे द रिंग एंड गेव इट टू डिफेंडेंट्स। क्लियर? अब बाद में जब ना चेक के पैसे आए, चेक बाउंस हो गया, तो जो फर्स्ट ज्वेलर था, ज्वेलर नंबर 1, उसने पता किया ये हुआ क्या है। उसको किसी ने बता दिया कि वो आदमी सर जॉर्ज बुलो था ही नहीं, वो ठग है एक जिसका नाम है नॉर्थ, और वो लोगों को ऐसे ही उल्लू बनाते हैं, उसका बात करने का तरीका अच्छा है, लोग उसकी बातों में आ जाते हैं, ठीक है। फिर उसने पता किया कि उसने रिंग बेची कहां पर होगी। कई लोगों से पता चलने पर उसे पता चल गया कोई और ज्वेलर है जिसके पास वो रिंग है। इसने जाकर उसे लड़ाई की, बात कोर्ट तक पहुंच गई, रिंग मांग रहा है, ठीक है। कोर्ट कहती है आप बताएं क्या रिंग वापस करनी पड़ेगी? क्या रिंग वापस करनी पड़ेगी? बताइए स्टूडेंट्स, जवाब दें। एक आदमी ने अपना नाम सर जॉर्ज बुलो बोलकर एक रिंग ले ली, क्लियर? दुकानदार ने देने से मना कर दिया था, ठीक है, पर जैसे ही उसने बोला कि मैं सर जॉर्ज बुलो हूं तो वो देने को तैयार हो गया, और उसने आगे उसको प्लेज कर दिया, यानी गिरवी रख दिया कहीं पर, और 450 पाउंड की रिंग 350 पाउंड में गिरवी रख दी, ठीक है, और वो गायब हो गया। अब जिसके पास गिरवी रखी थी वो है ज्वेलर नंबर 2, जिसकी रिंग थी वो था ज्वेलर नंबर 1। ज्वेलर नंबर 1 ने ज्वेलर नंबर 2 पर केस किया कि मुझे मेरी रिंग वापस चाहिए। बताइए क्या रिंग वापस करनी पड़ेगी? कम ऑन, रिप्लाई, रिप्लाई, कोई बताएगा? क्या रिंग वापस करनी पड़ेगी? कम ऑन संदीप, क्या रिंग वापस करनी पड़ेगी? कहानी समझ में आ गई? क्या उसको रिंग वापस करनी पड़ेगी? मैं बताऊं क्या आंसर? एनीबडी एल्स? कुलजिंदर? चलो मैं जवाब देता हूं, समझिए। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, उस आदमी ने जब पहले तो सौदा किया
कि 2000, देखो कितने में पर्ल्स खरीद रहा है, 2550, 2000 2550 पाउंड में वो खरीद रहा है क्या, पर्ल्स। और 450 पाउंड्स में वो खरीद रहा है क्या, रिंग। ये दोनों मिलाकर बनते हैं 3000 पाउंड्स। ओके, और उसने कहा मैं खरीदना चाहता हूँ, रेट तय हो गया, उसने कहा ओके डन। जब वो पे करने लगा और उसके लिए चेक देने लगा, तब उसने कहा नो, हम इसको ये नहीं देंगे। समझ में आया? जबकि एक आदमी दूसरे को माल बेचने का सौदा अगर कर लेता है और कहता है बाद में पैसे ले लेगा, वो भी वैलिड होता है। उधार में माल खरीदने या बेचने का सौदा भी वैलिड सौदा होता है। और जब उसने मना कर दिया कि मैं पेमेंट चेक से एक्सेप्ट नहीं करूंगा, उसके बाद उसने अपने आप को मिस रिप्रेजेंट किया, यानी झूठ बोला, लाइंग वाला काम किया, इम्पर्सनेशन की। ठीक है जी, जो सॉरी मिसपर्सनेशन। ठीक है, अपने आप को बोला मैं सर जॉर्ज बोलूंगा, तब बोला जब पेमेंट का टाइम आया, और फिर वो एग्री कर गया। और उसने तब भी सीधा उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, उसने उनकी टेलीफोन डायरेक्टरी से नंबर चेक किया था। समझ में आया? तो कोर्ट कहती है कि ये माना जाएगा, समझिए मेरी बात को, कि प्रॉपर्टी जो पास ऑन हो गई थी फ्रॉम वन पार्टी टू अनदर, वो तो तभी हो गई थी जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो गए थे, और कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड है। The contract under which the first jeweler gave the ring to the fraudulent man North, that was a valid contract. Okay, दोनों आमने सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। Okay, so the shopkeeper referred directly, से पता चलता है कि वो उसकी बातों में नहीं आया था। North then told the plaintiff, I should like to take the ring as it is my wife's birthday tomorrow, and offered to collect pearls after check was cashed. Okay. North took the ring and pledged it for 350 pounds. Plaintiff sued defendant for return of ring, contending that no property in the ring had passed to North because of the mistake regarding his identity. Justice Horridge कहते हैं कि क्या कहा, the agreement was not void. The plaintiff contracted to sell and deliver the ring to the person who was present in the shop. The contract was only voidable on the ground of fraud, as giving a wrong identity at the time of payment subsequent to the making of contract doesn't affect the validity of contract. Contract valid था. The ring was pledged before the contract was avoided. और अभी तक कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किया गया था जब ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल था, क्योंकि यहाँ फ्रॉड हुआ था। ओके, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर फ्रॉड से हाँ हुआ है, कंसेंट अगर फ्रॉड से आया है, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा, वॉइडेबल हो जाएगा। और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तब तक वैलिड होता है जब तक उसको अवॉइड ना किया जाए। और इस केस में उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड करने से पहले ही ये रिंग प्लेज कर दी गई थी ज्वेलर नंबर 2 को। At the time the contract was avoided, that is at the time when the contract was valid, the ring was pledged to the jeweler number 2 before the contract was avoided. Therefore, defendants were not bound to return the ring to the jeweler. अब देखो कॉन्ट्रैक्टेड डिसीजंस, एक आएगा इंग्राम वर्सेस रिटर्न, फिर लेविस वर्सेस एवरे। ठीक है जी, चलो जी करते हैं स्टार्ट। अभी जो फैसला आया है इसका उलट फैसला आया इंग्राम वर्सेस रिटर्न। यहाँ पर तो ये कहा गया कि माना ये जाए कि कॉन्ट्रैक्ट उसी से हुआ है जो उस टाइम दुकान में खड़ा था। क्लियर? अब 3 लेडीज थी, तीनों ही जॉइंट ओनर्स थी एक कार की। ठीक है जी, ऑफ अ कार। दे रिफ्यूज्ड द डील, कोई खरीदने आया था उसकी कार। ठीक है, और उन्होंने मना कर दिया, रिफ्यूज द डील ऑफ सेल ऑफ देयर कार व्हेन पेमेंट वाज ऑफर्ड बाय चेक। उन्होंने कहा हमने बेची नहीं। फिर ये जो चालाक इंसान था, द स्विंडलर यानी चालाक आदमी, इसने परसुएड किया लेडीज को, ठीक है, और उनको विश्वास दिलाया टू बिलीव दैट ही वाज वन हचिंसन, अ लीडिंग बिजनेसमैन, वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है जिसका नाम हचिंसन है।
तब तीनों लेडीज ने वेरीफाई किया उसका एड्रेस और टेलीफोन नंबर फ्रॉम दी टेलीफोन डायरेक्टरी। वो कार ले गया चेक देकर और आगे उसे रीसेल कर दी वो, और फिर गायब हो गया। डिफेंडेंट्स वर हेल्ड लायबल, कार वापस करनी पड़ेगी। जिसने कार खरीदी है उसको कार वापस करनी पड़ी, और जो पैसे उसने उस स्विंडलर को दिए थे वो भी गए, कार भी गई। ठीक है, यहां पर कहा गया कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड है। क्लियर? यानी फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स से उलट फैसला था इंग्रैम वर्सेस लिटल। ये दोनों ऑपोजिट डिसीजंस थे। फिर एक और केस हुआ लेविस वर्सेस एवरे। यहां पर भी कार का ही केस था। लेविस जो था द प्लेंटिफ, उसके पास एक कार थी जो बेचना चाहता था। एक धोखेबाज इंसान उसके पास आता है और अपने आप को कहता है मैं हूं एक एक्टर रिचर्ड ग्रीन, अ फेमस फिल्म एक्टर, एंड ऑफर्ड द पेमेंट बाय चेक। और उसने शूटिंग के कुछ पासेस भी उनको दिखाए और दिए। ठीक है, कि फिल्म स्टूडियो आप आ सकते हो, मेरी शूटिंग देख सकते हो, जिस पर ऑफिशियल स्टैम्प भी थी और उसकी फोटो भी थी। प्लेंटिफ कन्विंस हो गया, ठीक है, और अपनी कार दे दी। उसने फटाफट वो कार किसी और को आगे बेच दी कैश पर, और पैसा खा गया, पैसा गायब, आदमी भी गायब। ये केस पहुंचा कोर्ट लॉर्ड डेनिंग के पास। अब कार वापस मांग रहा है वो आदमी लेविस, इससे मांग रहा है एवरे से जिसने अब कार खरीदी है। लॉर्ड डेनिंग ने कहा दो कॉन्ट्राडिक्टरी जजमेंट्स डिसीजंस हमारे सामने है, फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स जिसमें कहा गया कॉन्ट्रैक्ट वैलिड था, और इंग्रैम वर्सेस लिटल जिसमें कहा गया कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है। तब उन्होंने कहा कि रिकंसिलिएशन बिटवीन द टू कॉन्ट डिसीजंस इट वाज नॉट पॉसिबल। फिर ले डाउन किया गया रूल। क्या रूल आया? कि रूल ये बनाया गया व्हेन द पार्टीज आर प्रेजेंट फेस टू फेस, एक दूसरे आमने सामने है, तो प्रिजम्पशन हो जाएगी कॉन्ट्रैक्ट उससे हुआ है जो सामने खड़ा है, ना कि वो आदमी, ठीक है, जिसका नाम लिया जा रहा है। क्लियर? Presumption is that the contract is made with the person actually present, even though there is an impersonation. याद रहे ये हम वही कर रहे हैं, parties interpresenters means parties in presence of each other. इस कारण से जो डिफेंडेंट्स लायबल नहीं होंगे जिनको बाद में माल बिका है। ओके, समझ में आया? तो ये रूल बन गया when the parties are in presence of each other, then it is presumed that the contract was entered into between the parties who were present at that time. ओके, अब लिमिटेशंस देखिए। An agreement is void on account of mistake under section 20 when the mistake is bilateral. Unilateral mistake is no mistake except when there is mistake as to identity of parties. Clear? अब A. Singh versus Union of India इस पर एक केस है। हाजी अब्दुल रहमान वर्सेस बॉम्बे पर्शिया स्टीम नेविगेशन कंपनी, इंडियन केसेस है ये। फिर आता है एरनियस ओपिनियन। Erroneous opinion as to value of the thing is not a mistake as to a matter of fact. ये है एक्सप्रेशन टू सेक्शन 20। एक चीज को देखकर आपके दिमाग में ये इंप्रेशन पड़ गया ये बड़ी कीमती चीज है, जबकि वो कीमती नहीं थी, और आपने उसका ज्यादा प्राइस पे करने को हाँ बोल दिया, कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड नॉट वॉइड। मिस्टेक ऑफ फैक्ट नॉट ऑफ लॉ, ठीक है, सेक्शन 21 एंड इट्स, ये भी आपको समझा चुका हूं। ओनली मिस्टेक ऑफ फैक्ट के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड होगा। मिस्टेक ऑफ लॉ इज नो मिस्टेक। क्लियर? ओके फाइन। अब एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर? मैं फिर से बता रहा हूं, डायग्राम देखो। पार्टीज इंटरप्रेजेंटर्स, बोल्टन वर्सेस जोन्स। एक आदमी ने अपना बिजनेस सेल कर दिया किसी और को, तो जिसने ऑर्डर भेजा माल उसको मिल गया, पर फिर भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्लियर? कंडी वर्सेस लिंडसे कि ब्लैंकान एंड कंपनी ने ऑर्डर भेजा, उसको लगा ये ब्लैंकी रॉन एंड कंपनी का ऑर्डर है, माल भेज दिया, ठीक है, वो माल वापस आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। इसमें भी वॉइड, कॉन्ट्रैक्ट वॉइड, इसमें भी कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। एग्रीमेंट वॉइड बोलेंगे, ना ही कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। क्लियर? अब ये आ जाओ फिलिप्स वर्सेस ब्रूक्स। ये था सर जॉर्ज बुलो वाला केस। नॉर्थ नाम का आदमी था, अपने आप को कहता है पेमेंट देने के टाइम पर क्या है सर जॉर्ज बुलो, और चेक दे जाता है, चेक बाउंस हो जाता है। रिंग जो लेके गया था वो आगे प्लेज करती थी, रिंग वापस नहीं होगी, इसमें कार वापस होगी। इन दोनों को
कॉन्ट्रैक्ट के डिसीजंस को, इसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लेविस वर्सेस एवरे में रूल ले डाउन कर दिया। इफ पार्टीज आर इन प्रेजेंस ऑफ ईच अदर, तो यही माना जाएगा कॉन्ट्रैक्ट उन्हीं में हुआ है। देयर इज नो मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी। ओके, अब इसके साथ ही हमारा ये सेशन खत्म होता है। अगले सेशन में मैं आपको क्या करवाऊंगा और टॉपिक में अभी बताऊंगा 19 और 19A। 19 और 19A करवाएंगे, जो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कब वॉइड हो जाते हैं और कब वॉइडेबल हो जाते हैं, वो सब जानते हैं। सो द नेक्स्ट टॉपिक शैल बी section 19 and 19A, effect of flaw in consent. This shall be the next topic which shall be covered in the next session. With this, the lecture is over. You can ask any good number of questions. कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछिए।